Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. In today's video, we are going to discuss about animal tissue and the first animal tissue that is epithelial one. Clear है ना? देखो एनिमल टिश्यू का मैंने फ्लो चार्ट बना दिया था, उसमें मैंने सारे टिश्यू का लगभग वहाँ पे मैंने मतलब जितने भी टिश्यू थे सबका वहाँ पे नाम मैंने लिख दिया था। क्लियर है ना? मैंने सीक्वेंस भी बता दिया था किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लांट टिश्यू के जैसा नहीं है। प्लांट टिश्यू में बेसिकली क्या था, प्लांट टिश्यू में सारे टिश्यू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। यहाँ पे उस टाइप का कुछ सीन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम अलग अलग करके पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है ना? सबसे पहले एपिथेलियल पढ़ेंगे, फिर कनेक्टिव पढ़ेंगे, फिर मस्कुलर पढ़ेंगे, फिर नर्वस पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। मे बी एक टिश्यू को एक या दो वीडियो में खत्म करूँ, कोई जैसा बड़ा सा होगा तो दो वीडियो तीन वीडियो भी जा सकता है, अगर छोटा हुआ तो एक में भी कवर कर दूंगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालोगे, हमारा क्या है आज का जो सबसे पहला हेडिंग है वो है हमारा इपीथीलियल टिश्यू, या इसको इपीथीलियम भी बोल सकते हो। इपीथीलियल टिश्यू बोलो या इपीथीलियम बोलो, बात तो एक ही है, मैंने समझाया था आपको। ठीक है ना? इपीथीलियल टिश्यू देखो बेसिकली बॉडी के जो लाइनिंग्स होते हैं ना, बॉडी का कोई भी ऑर्गन आप ले लो, तो मोस्टली ऑर्गन्स की जो पैकेजिंग होती है, जो ऊपर से एक एक्स्ट्रा सीथ एक लेयर जो होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। एपिथेलियल टिश्यू का अगर मैं मेन फंक्शन बोलूँ ना, तो मेन फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन देना हमारे बॉडी के जिस जिस भी पार्ट्स में प्रेजेंट होगा, जिस भी ऑर्गन में प्रेजेंट होगा, उसे एक तरह से ये मतलब कि एक्सटर्नल सपोर्ट देगा, एक प्रोटेक्शन देगा। इवन जर्म्स वगैरह को इंटर नहीं करने देता है। या फिर मैं यूं कहूँ, देखो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, इस पे समझोगे इस बात को। एनसीईआरटी बोलता है कि कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है या फिर कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी से बाहर आ रहा है, सो उस सब्सटेंस को एटलीस्ट एक इपिथेलियम टिश्यू से तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। एक से ज्यादा से भी करना पड़ सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक से तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फूड की बात करता हूँ, मैंने फूड यहाँ से खाया, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सब कुछ है। किसी भी एक को आप देखो, चलो ग्लूकोज को ही समझ लो आप। अब ग्लूकोज को जाना है सेल तक, ठीक है ना? कहाँ तक अल्टीमेटली पहुंचना है? सेल तक, ताकि रेस्पिरेशन हो सके। तो वहां जाने तक ना, देखो इसे रास्ते में बीच में एक दो इपिथेलियल टिश्यू मिल ही जाएंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। देखो सबसे पहला कहाँ मिलेगा? ये तो स्टमक में गया ना, सेल के पास तो गया नहीं, स्टमक में डाइजेशन हुआ, देन एब्जॉर्प्शन। याद आया? एब्जॉर्प्शन जैसे ही होगा तो एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करके ही जाना है ना उसे। एपिथेलियल टिश्यू ही तो प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग्स में एलिमेंट्री कनाल के, इवन ब्लड वेसल के भी लाइनिंग में। तो दो दो एपिथेलियल टिश्यू को तो यहीं पे क्रॉस किया उसने। फिर अगेन वो ब्लड वेसल्स के कैपिलरी को क्रॉस करेगा। क्लियर है ना? ब्लड वेसल्स के लाइनिंग को, और फिर जाएगा वो टिश्यू के पास। तो दो तीन लेयर को तो क्रॉस करना ही पड़ा ना उसे। फॉर एग्जाम्पल और भी आप सोच लो, अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, उसे मान लो लीवर को इन्फेक्ट करना है और वो हमारे फूड के थ्रू जा रहा है, तो फूड के थ्रू समझो पहले स्टमक इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर वहां से जा रहा है वो कहीं इधर उधर होके, तो एपिथेलियल टिश्यू को तो क्रॉस करना ही पड़ रहा है उससे। क्लियर है ना? या फिर लीवर में इंटर कर रहा है तो वहां भी जो लाइनिंग्स है एपिथेलियल टिश्यू से क्रॉस करके ही इंटर कर रहा है। सो यही एनसीईआरटी बोलता है यहाँ पे कि कोई भी सब्सटेंस हो, उसे अगर बॉडी के अंदर जाना है या बाहर जाना है, तो एटलीस्ट एक एपिथेलियल टिश्यू को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ पॉइंट्स हैं, सिंपल सा लिख लोगे यहाँ पे। लिखना है इस पे सबसे पहला पॉइंट, दे आर द कवरिंग टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी फाउंड in almost every part of बॉडी। बॉडी के लगभग एवरी पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। स्किन देख रहे हो, पूरे बॉडी में ही एक लेयर है स्किन का। दैट इज स्किन बेसिकली क्या है? सेल टिश्यू या ऑर्गन? सोचो पहले, स्किन बेसिकली ना ऑर्गन कहलाता है। क्लियर है? तो स्किन समझ लो, तो ये भी क्या है? तो स्किन भी क्या है? हमारे एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, बताऊंगा मैं आगे। ठीक है ना? स्किन के लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये समझ गए आप सबसे पहले। इसके बाद लिखोगे, ऐसे लिखो, इस तरीके से लिखो, इन epithelial tissue
cells are densely packed, डेंसली पैक्ड समझ रहे हो ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही मतलब कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, विथ विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस लगभग ना के बराबर होगा। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, नहीं, मतलब ना के बराबर। देखो इसकी जो मेन फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू की, वो क्या है, पैकेजिंग करना, कवरिंग, देखो ना, कवरिंग करना। गिफ्ट पैक करते हो ना, गिफ्ट पैक करते होगे ना कोई पॉलिथीन वगैरह से, या जो भी होते हैं उसके पैकिंग मटेरियल्स, तो सोचो अगर वो कंटिन्यू ना हो, एक सीथ जैसा ना हो, तो फिर वो क्या गिफ्ट पैक करने के काम आएगा, नहीं ना। तो यही अगर मान लो किसी ऑर्गन को पैक कर रहा है, ठीक है, ऑर्गन की कवरिंग कर रहा है, सो इस इट हैज टू बी कंटिन्यू, इट हैज टू बी ए कंटिन्यू सीथ लाइक अ स्ट्रक्चर। सो इसके सेल्स ना डेंसली पैक्ड होते हैं एंड फॉर्म्स ए कंटिन्यू सीथ लाइक अ स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन कवरिंग और विच हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। क्लियर है, चाहो तो लिख सकते हो इसमें, इस तरीके से लिख लोगे, the cells of epithelial tissue forms a sheath-like appearance। क्लियर है ना, एक शीट लाइक अपीयरेंस फॉर्म करेगा जो कि बेसिकली कवरिंग में हेल्प करेगा इससे, ठीक है। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एपिथेलियल टिश्यू में, वो ध्यान से सुनोगे। एपिथेलियल टिश्यू एक मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, इट लाइज ओवर ए मेम्ब्रेन विच इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ध्यान से समझोगे, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू, इसके टाइप्स अभी बहुत सारे हैं, मैंने पीछे बता रखा है, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, टाइप कोई भी हो, सारे एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहा हूँ, दे लाइज ओवर ए मेम्ब्रेन विच इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो होता है हमारा मेन रूप से कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू ना एक तरह से, यानी एक तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात जो कर रहा हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट करता है। और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, एपिथेलियल टिश्यू के पास नर्व नर्व की तो सप्लाई होती है, न्यूरॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। सो ब्लड का जो एपिथेलियल टिश्यू के पास जो भी मतलब कि एक तरह से एंट्री होता है ब्लड का, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लड जरूरी भी है, ब्लड नहीं आएगा तो फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन ये सब नहीं आएंगे, और नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे तुम्हारे एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। क्लियर है ना, तो वो तो हर जगह जरूरी होता है। तो वहां पे ब्लड जो आता है ना, वो बेसिकली उस कनेक्टिव टिश्यू जो कि इसके जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है, उस कनेक्टिव टिश्यू से ही ट्रांसपोर्ट होके आता है। सो यहाँ पे इसकी जो परमेबिलिटी होती है ना, सो ये बेसिकली सेलेक्टिवली परमेबल होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू। तो इसकी जो परमेबिलिटी होती है वही डिसाइड करता है कि कहाँ पे क्या आना है क्या नहीं आना है। क्लियर है ना, जैसे परमेबिलिटी आपने समझा भी होगा सेल चैप्टर में, ठीक है ना। तो देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला पॉइंट जरूर लिख लेना, और वो इंपॉर्टेंट है, उसे इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लोगे, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लो, आ, ऐसे करके लिख लो, टाइप को भी हटा के, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स, कॉमा, epithelial tissue lies over a basement membrane जो कि बेसिकली फाइब्रस होते हैं स्ट्रक्चर में, विच इज फाइब्रस इन स्ट्रक्चर, चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से। फाइबर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। यानी अगर इसे इमेज बना के अगर दिखाओ ना आपको, ताकि और भी क्लैरिटी आए, तो देखो इस तरीके से ध्यान से समझोगे। देखो मैं यहाँ पे ब्लू पेन यूज करता हूँ, ये देखो हो गया तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है मान लो तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू है इसके। देखो ये
ढेर सारे लेयर्स अगर दिख रहे हैं तुम्हें तो ये तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड है। अभी मैं समझाऊंगा, उसे रहने दो। और इसके नीचे ही ना, इसके नीचे ही तुम्हारा होता है कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली, और उसमें बेसिकली मान लो तुम ब्लड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इधर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये एक तरह से इपिथेलियल को कनेक्टिव से कनेक्ट करने का ये मतलब काम करता है। ये हमारा क्या हो गया, इपिथेलियल टिश्यू हो गया। ये हो गया तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। नहीं दिख रहा है क्या, देखो ये बीच वाला ब्लू वाला जो है, दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नीचे क्या है, तो कोई कनेक्टिव टिश्यू है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, लेकिन मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू लिख दिया, मैंने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू दिखा दिया। तो और एक चीज जरूर याद रखोगे कि इपिथेलियल सेल के पास, इपिथेलियल टिश्यू के पास न्यूरॉन्स की सप्लाई तो होती है, लेकिन ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसे भी लिखोगे, इसे भी स्टार बना के लिख लोगे। epithelial tissue has nerve supply but do not have blood supply। क्लियर है ना। तो नर्वस इपिथेलियल टिश्यू के पास नर्व की सप्लाई तो होती है, लेकिन ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, इसे आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो ब्लड कहाँ से आना होगा, सो इस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं इसके मेम्ब्रेन्स बेसिकली, तो वहां से वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट करके आएगा, क्लियर है ना, या डिफ्यूज करके आएगा बेसिकली, आप जो भी समझो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मेन पॉइंट्स। आगे देखोगे, आगे देखेंगे अब हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स देखें उससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसे इरेज करके फिर हम लोग टाइप्स देखेंगे, और टाइप्स में भी देखो अलग अलग बेसिस पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, देन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बचे हुए एपिथेलियल टिश्यू होंगे, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा वहीं पे, ठीक है ना। उसे मैं नोट्स बना के लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले तो इसे इरेज करो। हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दिखता है सही से या नहीं, अच्छा इसमें इंक की जरूरत है क्या, चलो कोई नहीं। तो देखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो पहला बेसिस होगा, ठीक है ना, यानी नंबर 1 यहाँ पे लगाएंगे और लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। देखो यहाँ एनसीईआरटी में ना इतना क्लासिफाई नहीं किया, वहां पे एक ही साथ सभी को मिला जुला के बतला दिया गया है, क्लियर है ना। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा अलग करता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ समझाता हूँ, ताकि आगे मैं जो भी बताने वाला हूँ ना, वो आपको बताने के पहले ही क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे समझ लेना ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल में दो थे ना हमारा। सबसे पहला क्या था, सिंपल था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो बस ये क्या करो ना, इसका डेफिनेशन यहीं पे लिखो और इसे यहीं पे खत्म करो, फिर मैं इसे थोड़ी देर में समझाता हूँ। लिख लोगे द एपिथेलियल टिश्यू which is arranged in a single layer is known as, क्या बोलेंगे इसे, तो इसे बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये सिंगल लेयर में अरेंज होगा, क्लियर है ना। और यहीं पे लिख लो दूसरा, दूसरा लिख लो क्या, बी में लिख लो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सो यहाँ पे भी लिख लोगे, डेफिनेशन तो समझ ही में आ रहा होगा, यहाँ से समझ में आ ही गया होगा दैट
द एपिथेलियल टिश्यू, जल्दी से लिख लो इन दोनों को, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ समझना नहीं है हमें। विच इज अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसे, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसे क्या बोलेंगे, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ये दोनों सिंपल सा है, समझो। देखो अभी जब मैं शेप की बात करूंगा तो शेप में ही बेसिकली हमें सारी चीज पढ़ने को मिलेंगे। ये सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, बस सिंपल सा क्या है, ये दोनों फंडा याद रखोगे। सिंपल एपिथेलियल में सिंगल लेयर है, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंगल लेयर में हो तो उसके आगे सिंपल लगा दोगे, और अगर कोई भी एपिथेलियल टिश्यू अगर मल्टीपल लेयर में हो तो उसके आगे स्ट्रेटिफाइड लगा दोगे। सिंपल, क्लियर है ना, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे फॉलो करना है हमें। इसके बाद हमें मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो हम शेप के आधार पे पढ़ेंगे ना, उसी में सारे चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और बेसिकली अब शेप वाला पढ़ते हैं हम लोग। यानी अब हम लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 2, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। चलो जल्दी से लिखोगे इसे, इतना लिख लिए होगे ना। दूसरा हेडिंग डालते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो शेप। शेप के आधार पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तीन थे ना, यहाँ पे तीन थे, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ठीक है। समझोगे बात को, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वेमस, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बेसिकली हमें। कॉलमनर और क्यूबॉइडल जब मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लो, अभी इसके बाद जब कॉलमनर क्यूबॉइडल पढ़ाऊंगा तो वहां पे बड़े ही मतलब थोड़ा ध्यान रखोगे, थोड़ा फोकस्ड रहोगे, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं ना जिसमें कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और मैं कोशिश करूंगा उसे सिंपल तरीके से समझाने का, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ। तो पहले तो देखते हैं हम स्क्वेमस देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा देखते हैं, नंबर ए। चलो यहाँ पहले एक काम करो, तीनों नाम लिख लो। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, V1 इधर लिख लो, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और सी लिख लो कॉलमनर, ये यू है, क्लियर है ना। सो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब हम लोग इसमें सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू या स्क्वेमस एपिथेलियम, दोनों चीज बोल सकते हो आप लोग। तो हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये देखते हैं इसमें, देखो ध्यान से समझो, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली यही टिश्यू है ना जो बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जो टिश्यू होते हैं एपिथेलियल के वो शीट का फॉर्मेशन करता है, तो वो खास करके इसी टिश्यू के बारे में मैंने बोला था। देखो मैं तो वहाँ ओवरऑल देख रहा था ना एपिथेलियल टिश्यू को, लेकिन जो शीट का फॉर्मेशन होता है वो खास करके इस स्क्वेमस एपिथेलियल में ही होता है, और जो कवरिंग का भी काम होता है ना बेसिकली, जो बेसिकली कवरिंग का काम होता है वो इसी का होता है, ठीक है। और सभी टिश्यू का अलग अलग भी काम होता है दूसरा। देखो एपिथेलियल टिश्यू का एक काम तो जरूर याद रखना, आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कवरिंग टिश्यू है, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, इसे जरूर याद रखोगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेसिकली जो कवरिंग टिश्यू है वो यहीं पे है, और जो दूसरे दूसरे है ना क्यूबॉइडल, कॉलमनर, तो इन सब का भी काम है, लेकिन इनका कुछ कुछ स्पेशल काम भी होगा, जैसे कुछ में ग्लैंड्स बन जाएंगे, कुछ में सीलिया आ जाएगा, कुछ में माइक्रोविलाई आ जाएगा, है ना। कुछ कुछ का न्यूरल फंक्शन भी होगा, कुछ कुछ का जर्मिनल फंक्शन भी होगा। तो इन सब चीजों को देखेंगे आगे करके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। अभी से लेके ध्यान से सुन लो, मैं अभी ही बोल रहा हूँ, अभी से लेके जब तक ये एपिथेलियल टिश्यू खत्म ना हो जाए बिल्कुल ही कंसंट्रेटेड रहोगे, बिल्कुल ही टॉपिक पे रहोगे, ध्यान इधर उधर भटका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर उसमें मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अभी तक अगर आपने नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर कुछ था भी नहीं, बेसिकली यहाँ से ही हमें समझना है, ठीक है ना। तो इसमें लिखोगे पहला पॉइंट, लिखना है इसमें पहला पॉइंट, इट इज अ ग्रुप ऑफ
thin, comma, flat cells. इट इज ए ग्रुप ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, जो क्या होता है ना कि एक दूसरे में कॉम्पैक्टली मतलब अरेंज्ड होते हैं ताकि एक कॉम्पैक्ट सीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके। क्लियर है ना? इट इज ए ग्रुप ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। क्या लिखोगे इसमें? ऐसे लिखो, दैट फिट्स टुगेदर। यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, दैट फिट्स टुगेदर टू फॉर्म a compact structure, to form a compact structure। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखोगे इसके न्यूक्लियस के बारे में। देखो, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट चीज है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को पहचानने में, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एक्चुअली। ठीक है, इन तीनों में से देखो मैं सिंपल सा बताता हूँ। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में ना सेंट्रल होते हैं न्यूक्लियस, लेकिन ओवल शेप का होता है। क्लियर है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में ना, क्यूबॉइडल में यहाँ पे तुम्हारे रॉन्डेड शेप के मिलेंगे, सेंट्रल ही मिलेगा लेकिन रॉन्डेड शेप के, यहाँ पे ओवल शेप के। और कॉलुमनर का तो अलग ही केस है। कॉलुमनर के केस में ना जो न्यूक्लियस होगा वो बेस पे मिलेगा, यानी सेल के बेसल रीजन में। वैसे आपने एक कॉमन चीज पढ़ा होगा सेल में कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल रीजन में पाया जाता है, और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है। याद है ना आपको? पेरीफेरी मीन्स बेसिकली बाउंड्रीज, यानी साइड में प्रेजेंट होते हैं, बीच में तो बस बड़ा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट था। ठीक है ना? तो ये चीज हुआ। लेकिन यहाँ पे कॉलमनर वाले में क्या स्पेशली केस है, बेस पे प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस से भी हम मतलब कि टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को पहचान सकते हैं जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम। तो ठीक है ना? ओवल हो गए, राउंडेड हो गया, लेकिन सेंट्रल नहीं है दोनों। और यहाँ की बात करो तो ये बेस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? तो लिख लो ना यहाँ पे, nucleus is oval in shape and found at central region। सेंटर में प्रेजेंट होगा और ओवल होगा। अब देखो ध्यान से समझो, स्क्वेमस एपिथेलियम जो है या स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बोलो, इसमें भी ना सिंपल या स्ट्रेटिफाइड दोनों हो सकता है। क्लियर है? देखो मैंने पहले ही समझाया था कि उसे मैं बाद में बताऊंगा, जब मैंने सिंपल और स्ट्रेटिफाइड पढ़ाया था तो वहां पे बस मैंने एक लाइन बोल के और वहां छोड़ दिया था। सिंपल वाले में सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड वाले में मल्टीपल लेयर्स, 2-3 लेयर्स। क्लियर है ना? तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंगल लेयर में प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसके आगे सिंपल लगा देंगे, बताया था मैंने ये फंडा। और अगर यही स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट हो तो उसके आगे हम स्ट्रेटिफाइड लगा देंगे। सो इट विल बी अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, आप समझो इस बात को, सिंपल स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे पाया जाएगा मैं अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, आप खुद गेस करोगे। गेस इन द सेंस की एक आइडिया आपके पास आना चाहिए, एक आइडिया आना चाहिए आपके दिमाग में कि कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। देखो समझो, सिंपल वाला वहीं पे प्रेजेंट होगा जहां पे कि मतलब चीजों को इधर उधर ज्यादा करना हो। यानी जैसे देखो ऐसे समझो कि ये मान लो एक सेल है या टिश्यू ही समझो ढेर सारा है। ठीक है? तो इसमें चीजों को आना और जाना है ना, आना और जाना, आना जाना जब ज्यादा करना हो तो यहाँ पे सिंपल वाला प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा ना वो सिंपल वाला, ताकि एक लेयर में हो तो आराम से आ जाए, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन जहां पे प्रोटेक्शन देने का काम हो, ध्यान से समझोगे, जहां पे प्रोटेक्शन देने का काम हो, जहां पे वियर एंड टियर का काम ज्यादा चलता हो, ठीक है ना, जैसे स्किन की बात कर लो, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ठीक है ना? इधर लग गया उधर लग गया ना, ये देखो ऐसे लगा दिया मैंने, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है? यहाँ पे जो भी तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है वो स्ट्रेटिफाइड वाला प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो मल्टीपल लेयर्स वाले वहीं पे प्रेजेंट होंगे ना जहाँ पे कि प्रोटेक्शन देना हो, जहाँ पे ज्यादा करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हो। और सिंपल वाला कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे कि मतलब डिफ्यूजन वगैरह प्रोवाइड करवाना हो। ठीक है ना? जहाँ पे कुछ सिक्रीट करना हो। ठीक है? समझ में आ रहा ना आपको? तो बस ये बेसिक एक फंडा था समझाने का आपको। तो हाँ, यहाँ पे क्या समझोगे आप कि स्क्वेमस एपिथेलियम कैन बी सिंपल एज वेल एज स्ट्रेटिफाइड। ठीक है? इस पॉइंट को लिख लोगे, इस पॉइंट को ऐसे करके लिख लो।
स्क्वेमस एपिथेलियम, एपिथेलियम लिख दूं अब, एपिथेलियम कैन बी simple as well as stratified। ये सिंपल भी हो सकता है और साथ ही साथ स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। अब कौन कहाँ पे पाया जाएगा ना, वो चीज याद रखना। देखो एक चीज फिर से बता रहा हूँ आपको, इस पूरे चैप्टर में, टिश्यू के पूरे चैप्टर में दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकेशन, फंक्शन। किसी भी सेल का लोकेशन और किसी भी सेल का फंक्शन, बेसिकली टिश्यू का, सेल का नहीं, तो किसी भी टिश्यू का लोकेशन और उसका फंक्शन, ये दो चीज याद रखो ना, ये चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपको जो बस कुछ स्पेशल पॉइंट्स आएंगे ना बीच में, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको बस ये दो चीज याद रखना है, और इसी चीज को याद रखने के लिए ना हम कुछ कुछ हिंट्स भी बताते चलते हैं। जैसे अभी समझे ना, सिंपल स्ट्रेटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ डिफ्यूजन वगैरह करना हो सिंपल, जहाँ पे प्रोटेक्शन देना हो स्ट्रेटिफाइड, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। सो दीज वर्क्स एज ए हिंट, जहाँ की आपको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके 4 ऑप्शंस होंगे ना, तो उसमें से 2 ऑप्शन तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, ये सब छोटे छोटे आइडियाज से। तो ये समझ गए आप। अब देखो लोकेशन देख लेना, यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे ऐसे लिख लो, द सिंपल, ये क्यों है, इसे लिख देता हूँ, स्क्वेमस epithelium is found in linings of वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेफ्रॉन समझो, क्लियर है ना। वोमेन्स कैप्सूल हो गए हैं, कॉमा दे दो यहाँ पे, लाइनिंग ऑफ एल्वियोली भी लिख लो, कॉमा ब्लड वेसल्स ईटीसी। अब यहीं पे समझो, ये सारे ऐसे है ना जहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट का काम ज्यादा करना है, जहाँ पे कि मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जरूरत है, क्लियर है ना। वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल में याद करो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। वैसे आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे ना 10th में, तो वहां पे आपको वुमेन्स कैप्सूल का रोल समझाया जाएगा। आप चाहो तो मैंने 10th का वीडियो बनाया है लाइव प्रोसेस में यूरिन फॉर्मेशन का, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। इसके बाद देखो एल्वियोली, समझ रहे हो ना, एल्वियोली के पास क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। देखो एक्सचेंज चल रहा है ना यहाँ पे भी, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होंगे ना, तो एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होगा भाई, तो इसलिए सिंपल लेयर है, क्लियर है ना। साथ ही साथ देखो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में भी देख लो, खास करके कैपिलरीज है ना, खास करके कैपिलरीज पे प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। तो इन सब जगहों पे प्रेजेंट है तुम्हारा क्या, सिंपल स्क्वेमस ये एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। इसके बाद देखोगे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे जगह है ना, तो स्ट्रेटिफाइड वाला भी लिख लोगे यहीं पे, इस तरीके से लिख लेना, द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, इज फॉर्म्ड। देखो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होगा, वो तुम्हारा प्रेजेंट होगा, इज फॉर्म्ड इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी नहीं समझते हो तो ओरल कैविटी समझो। मैं जब मुंह खोल रहा हूँ ना, देखो तो ये जो अंदर की जो भी कैविटी दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, कॉमा ओरल कैविटी एंड अदर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल, अदर पार्ट्स ऑफ, नीचे अभी जगह है ना, चलो एक लाइन और लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल समझते हो ना, मॉथ टू एनस जो पाथ होता है उसी को एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। साथ ही साथ लिखो, यहाँ हो गया ये, कॉमा देके लिखो स्किन, स्किन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बक्कल कैविटी हो गया, और हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट्स, क्लियर है ना, एटीसी लगाओ। तो इन सब जगहों पे प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे स्ट्रेटिफाइड वाले। तो इधर करना क्या है, तो इधर तुम्हारा प्रोटेक्शन का मेनली काम है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा
स्ट्रेटिफाइड और सिंपल। तो यहाँ पे यानी हमने स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को खत्म किया, ठीक है ना। इसके बाद बेसिकली एक चीज और फंक्शन लिख लोगे यहीं पे। क्या करो, आप इसे इरेज करो, ठीक है, लिख लो जल्दी से, मैं इसे इरेज करता हूँ। चलो ऊपर का इरेज कर देता हूँ, बस यहाँ तक इरेज करता हूँ। अब देखो ओवरऑल ना हम मतलब स्क्वेमस एपिथेलियल का फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। हम देख रहे हैं फंक्शन, ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, लिखना यहाँ पे it helps in materials between blood and टिश्यू। देखो ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं ना, तो ब्लड कैपिलरीज से क्या हो रहा है, टिश्यू तक पहुंच रहा है, क्लियर है ना। या फिर टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज में भी पहुंचते हैं बहुत सारे गैसेस या बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इसमें हेल्प किया इसने। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ऐसे लिख लो, इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स में भी पाए जाते हैं। इट हेल्प्स इन, यहाँ पे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन में क्या करता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, नहीं तो फिर बोलोगे सर बताया नहीं, ऐसे ही निकल गया कि ऑनलाइन है तो पूछ भी नहीं सकते हैं। चलो कोई नहीं, आप जो भी पूछोगे पूछने के पहले ही मुझे पता चल जाता है ना कि आप क्या पूछ रहे हो। तो देखो ध्यान से, नेफ्रॉन का बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखोगे ये इस तरीके से होता है। बस सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझोगे, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, इसी को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, पीछे भी आया था शायद, है ना। अब देखो, तो यही नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या कर रहा है, इस बोमेंस कैप्सूल में ना इस तरीके से, मतलब एक तरीके से यहाँ पे ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज भरे होते हैं, यहीं पे ब्लड आता है, ठीक है। और ये यहाँ से फिल्टर होके ब्लड में से मोस्टली सब्सटेंस फिल्टर होके हमारे नेफ्रॉन में आ जाता है, ध्यान से समझोगे, जिसमें कि मतलब यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। जैसे लीवर हमारा यूरिया बनाता है, क्लियर है ना, जो फालतू प्रोटीन्स बच जाते हैं उससे। तो ध्यान से देखोगे यूरिया वगैरह सब यहीं पे मतलब फॉर्मेशन तो होता है लीवर में बेसिकली, लेकिन सब यहाँ पे ब्लड के थ्रू आता है और ब्लड में से फिल्टर होके अंदर आ जाता है। दिस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ से जो यहाँ पे आ रहा है ना फिल्टर करके, यहाँ पे ये समझो केंद्र लगा हुआ है, यहाँ से फिल्टर होके आ रहा है इस मेम्ब्रेन से, और फिर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी आ जाता है ना इस नेफ्रॉन में। तो वो यूजफुल सब्सटेंस, इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना इस नेफ्रॉन के, अलग अलग मेम्ब्रेन्स अलग अलग जगह पे, तो उससे वापस ये चला जाता है बॉडी में, क्योंकि इसके पास में ना ब्लड कैपिलरीज भरे होते हैं, तो वो ब्लड कैपिलरीज में वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्लियर है ना। फिर लास्ट में होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, तब जाके फिर वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से चलता है हमारा यूरिन का फॉर्मेशन। सो दिस प्रोसेस बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। तो ये समझ गया ना, इन नेफ्रॉन इट हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक और पॉइंट इसी में लिख लोगे, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, इंजरी तो समझते हो ना, चोट वोट लग जाना, तो उससे भी बचाता है। एंड एंट्री ऑफ पैथोजेंस को इंटर भी नहीं करने देता, क्योंकि दिस फॉर्म से बैरियर ना एक्चुअली, किसी भी ऑर्गन में अगर किसी पैथोजन को इंटर करना है, सो ये एक कवरिंग है, ये एक बैरियर है, इसे क्रॉस करके जाना होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली जब ज्यादा स्ट्रांग होता है वो पैथोजन तो इंटर भी कर जाता है, वो बात तो अलग है, लेकिन बहुत सारे पैथोजन को इंटर नहीं भी करने देता है। दैट मीन्स देखो, ये मत सोचो कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, कभी कभी ये भी तो सोचो कि हम बहुत बार बीमार नहीं भी हो रहे हैं, 10-15 दिन से देखो हम बीमार नहीं हो रहे हैं,
सो इसका ये नहीं मतलब हुआ कि मेरे बॉडी में पैथोजन नहीं जा रहा है, पैथोजन से हम बच ही नहीं सकते भाई। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, आपने पढ़ा भी होगा, दे आर ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होते हैं ना, लगता है जैसे भगवान जी ही हैं, ऐसे भगवान जी प्रेजेंट होते हैं क्या? चलो सोच के बताना आप, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ समझ गए ना कि पैथोजन के एंट्री से भी बचाता है और साथ ही साथ हमें प्रोटेक्शन भी देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्वेमस एपिथेलियल। अब यहाँ पे स्क्वेमस खत्म करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, जो भी क्यूबॉइडल या कॉलमनर जो भी हो, क्लियर है ना, इसे खत्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं पूरा ही इरेज कर रहा हूँ, अब जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट वन इज, दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या, क्यूबॉइडल। यही था नंबर में ना, चलो कोई नहीं, आगे पीछे भी हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू या इपिथेलियम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। देखो, क्यूबॉइडल, इसके जो सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, और जब क्यूब लाइक सेल्स होते हैं ना, तो जब इसका क्रॉस सेक्शन निकालोगे, क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, जैसे ये सेल है, इसको ऐसे बीच से काट दो, अब इसको देखो, है ना, सो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू मिलेगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर होगा ना, वो एक स्क्वायर शेप का होगा। वैसे भी देखो, जब 2D में चले जाओगे तो स्क्वायर ही तो दिखेगा, क्यूब, क्लियर है ना। सो दीज आर बेसिकली क्यूब लाइक सेल्स, जिसका अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो कैसा दिखेगा, स्क्वायर शेप दिखेगा। इस पॉइंट को सबसे पहले लिख लो। दे कंटेन cube like cells which have a square shaped appearance in cross sectional view। क्रॉस सेक्शनल व्यू में कैसा है, तो इसका एक स्क्वायर शेप्ड का अपीयरेंस मिलेगा, क्लियर है ना। क्यूब को काट के देखो तो स्क्वायर ही तो दिखेगा ना बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस वाला लिख लेना, क्योंकि न्यूक्लियस से ही पहचान करते हैं ना हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का। तो लिख लोगे, द न्यूक्लियस इज राउंडेड, देखो पिछला बार ओवल था, यहाँ राउंडेड है, एंड प्रेजेंट इन सेंट्रल रीजन, यानी सेंटर में ही होगा लेकिन राउंडेड है। स्क्वेमस वाले में क्या था, सेंटर में ही था लेकिन ओवल था, यहाँ पे सेंटर में ही है लेकिन राउंडेड है। और लास्ट वाला तो यूनिक ही है, वहां बेस में प्रेजेंट है, जो कि एक तरह से यूनिक है बिल्कुल, क्योंकि एनिमल सेल में कहीं भी हम लोगों ने बस इतना देखा था सिंपल सा, कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, तो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो तुम्हारा कॉलमनर है उसमें बेस में प्रेजेंट होगा। चलो कोई नहीं, उसे देखेंगे हम लोग बाद में। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, दे आर फाउंड इन, देखो कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू है ना बेसिकली, तो ये पाए जाएंगे तुम्हारे एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन, देखो ग्लैंड ना मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एक नया टर्म आया है, मैं जरूर बता दूंगा थोड़ी दूर आगे जाके, ठीक है, आप अभी नहीं पूछो, ठीक है। वैसे आप पूछ भी नहीं सकते हो ना बेसिकली, रिकॉर्डेड क्लास तो है हमारा। दे आर फाउंड इन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ये भी बेसिकली नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर है। और आगे देखो, ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। तो इन सब जगहों पे प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। अब देखो समझने की कोशिश करना, इसका ना एक काम तो हो जाएगा सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रीशन वर्ड समझते हो या पहली बार सुने हो, मैं लिखता हूं, सिक्रीशन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन भी,
एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। दैट मीन्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इधर भी पाया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है पहले आपको? सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, और साथ साथ प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो वो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही करता है। अगर इसमें भी खास करके जब स्ट्रेटिफाइड का केस आएगा तो वहाँ पे तो और भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बेसिकली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो डक्ट्स होते हैं ना ग्लैंड्स के, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स लाइक मेमरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, क्लियर है ना। तो इन सब ग्लैंड्स के जो डक्ट होते हैं उसे ये एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये उन एरियाज को भी प्रोटेक्ट करता है जहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, खास करके स्ट्रेटिफाइड वाला। और जो सिंपल वाला होगा ना वो सब बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि दे आर फाउंड इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, यूरिनरी वेस्टिब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। तो ये सब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल वाले का, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके वैसे नहीं देख रहे हैं, एक ही में कंप्लीटली देखते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली सिंपल वाला प्रेजेंट होगा, और इसी का जो स्ट्रेटिफाइड वाला वर्जन प्रेजेंट होगा ना वो इन डक्ट्स को, डक्ट्स वाले एरिया में प्रेजेंट होगा जहाँ पे कि प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? वैसे देखो स्ट्रेटिफाइड वाले के ना हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, स्ट्रेटिफाइड वाला आप अगले क्लास में पढ़ोगे। स्ट्रेटिफाइड के केस में ना फिर और भी उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्रेटनाइज्ड होते हैं, नॉन क्रेटनाइज्ड होते हैं, ट्रांजिशनल होते हैं। तो इन सब चीजों में अभी हम लोग उलझ जाएंगे, ठीक है। हमें टू द पॉइंट भी रहना है, क्लियर है ना, और फालतू उतना भी ज्यादा नहीं पढ़ लेना है हमें, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, सिक्रीशन, सिक्रीशन वर्ड होता है बाबू, और एक होता है एक्सक्रीशन। अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस पता है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज पहले से समझने की कोशिश करेंगे। जिसे भी डिफरेंस पता है वो खुद एक बार रिकॉल करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, सिक्रीशन का मतलब होता है ना, जैसे देखो ये मान लो एक कोई सेल है, टिश्यू या ऑर्गन कुछ भी समझ लो आप, यहाँ पे कुछ केमिकल बना, देखो ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे कुछ केमिकल बना और यहाँ से रिलीज हो गया, सो दिस इज कॉल्ड सिक्रीशन, दिस इज कॉल्ड सिक्रीशन। बट एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट है, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया कि जो वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल। उसमें भी बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीशन में भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, क्योंकि इसके साथ साथ ना एक और वर्ड भी आ जाता है, अगर साथ में देखो तो एक आ जाता है ईजेशन। तो ईजेशन में ना जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं विच इज नॉट एक्चुअली ए मेटाबॉलिक वेस्ट, वो निकलते हैं, सो दैट इज ईजेशन। और एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, ठीक है। और सिक्रीशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है और यहीं पे निकल रहा है, लेकिन एक्सक्रीशन में ऐसा नहीं है, बन कहीं और से रहा होगा, निकलेगा कहीं और। जैसे देखो ना, लीवर में बनाना यूरिया, लेकिन निकला कहाँ से, किडनी से जाके, आ रहा है समझ में, सो दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन समझते हो, यूरिया, जो यूरिन है हमारा, दैट इज अवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें बेसिकली यूरिया प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। तो ये बेसिक चीज था, अब शायद क्लियर हो गया होगा सिक्रीशन। तो ये बेसिकली सिक्रीशन में हेल्प करेगा। तो बेसिकली इसके फंक्शंस ही लिख लो अब, और इसमें कुछ ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दो सिंपल सा, फंक्शंस, नहीं तो बस लिख लो हेल्प्स इन सिक्रीशन कॉमा एब्जॉर्प्शन, क्लियर है, ये हो गया। आगे चाहो तो लिख सकते हो ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन to the areas where ducts of glands are प्रेजेंट, जहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना वहां पे। और ये काम बेसिकली किसका है, तो ये काम बेसिकली तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड वाले का, और ये काम किसका है, तो सिंपल वाले का, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन जहाँ पे सिंगल लेयर होगा वहीं पे ना अच्छे से होगा, खुद समझो ना, मैंने पहले ही तो समझा दिया है। जहाँ पे सिंगल लेयर हो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन ये सब बड़े ही प्यार से चलेगा। जहाँ मल्टीपल लेयर्स हो वहाँ प्रोटेक्शन का काम चलेगा, ठीक है। तो कोई डॉट ही नहीं होना चाहिए इसमें, इतना समझ में आया आपको। तो अब क्या करो, इसे इरेज कर लो, ठीक है ना, इसे लिख लो पहले, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे द लास्ट वन, दैट इज कॉलमनर, ठीक है ना। और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना उसे क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोई नहीं, टाइम मिलता है तो आज ही देख लेंगे। चलो इसे मैं एक बार इरेज करता हूँ, टाइम तो वैसे मिलेगा नहीं, फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर वीडियो बड़ा हो जाता है, बोर हो जाते हैं पढ़ के,
बोर नहीं होना है ना, बोर बिल्कुल नहीं होना है बच्चे। जब भी कोई वीडियो बड़ा हो जाए ना, देखो टॉपिक वाइज तो बनाते हैं ना, जब भी कोई वीडियो बड़ा हो जाए उसे पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लो ना, आधा आज पढ़ लो आधा कल पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने एक दिन में डाल रखा है, उससे क्या प्रॉब्लम है, तुम 2 दिन में पढ़ लो, वो वीडियो थोड़ी ना भाग जाएगा वहां से, बिल्कुल नहीं भागेगा, कभी नहीं भागेगा। मैं कभी भी प्राइवेट नहीं करता हूँ वीडियो को, ठीक है। अगर कोई वीडियो प्राइवेट है ना तो दैट मीन्स उस पर कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए वो कुछ समय के लिए प्राइवेट होता है। जैसे वो फुल्ली मतलब उस पर सारी चीज एडिटिंग वगैरह हो जाते हैं, मैं उसे पब्लिक कर ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, अभी नहीं बाद में भी, जब तक यहाँ रहोगे तब तक, जब तक मैं रहूंगा तब तक, ठीक है। कोई भी चार्ज यहाँ आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट और लास्ट है ना इसमें सेव वाले में, क्या है तो कॉलुमनर इपिथेलियल। कॉलुमनर में डबल एल है क्या, एक बार चेक कर लोगे, ठीक है। कोई नहीं, अगर डबल रहे तो लगा लोगे, ठीक है, वैसे एक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होंगे, देखो सेल्स का ही ग्रुपिंग है ना बेसिकली टिश्यू, तो इसके जो सेल्स होंगे ना वो लंबे लंबे पीलर लाइक सेल्स होंगे, ठीक है। लंबे लंबे पीलर लाइक सेल्स होंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैं बता दूं आपको, न्यूक्लियस कहाँ होगा, अब तो रट चुके हो ना, अब तो याद हो चुका है, इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उसमें खुद बार बार बोल देता हूँ ताकि आपको याद ही ना करना पड़े, क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। बाद में बस 5 मिनट भी रिवाइज कर लो ना, फिर काफी है। बस इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। सो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, दे हैव लॉन्ग एंड पीलर लाइक सेल्स, ठीक है ना। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट वेसल रीजन, यानी बेस पे प्रेजेंट होगा, नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, यानी इस तरीके से होता है इसका कुछ अरेंजमेंट। देखो ये तो तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, इस तरीके से ऐसे समझ लो, ठीक है ना। इस तरीके से पिलर लाइक सेल्स दिखेंगे तुम्हें, और न्यूक्लियस कहाँ पे होगा बाबू, तो बेस में होगा, है ना। इस तरीके से इसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया होगा ना थोड़ा सा। चलो इसके बाद लिखोगे, इट मे कंटेन a number of finger like projections at the free ends, at the free end, known as, इसी को बोलते हैं माइक्रोविलाई, क्लियर है ना। सो देखो सारे में नहीं, यहाँ पे मे लगा हुआ है, नहीं, इट मे कंटेन ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके फ्री सरफेस, जैसे ऊपर में था ना फ्री सरफेस, नीचे में तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ही आ गया ना, तो फ्री सरफेस पे क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होंगे, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो इसे बोलेंगे हम माइक्रोविलाई, जहां पे भी होगा, ठीक है। माइक्रोविलाई क्या करता है ना, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। यहीं पे चाहो तो लिख लेना, इट increases the surface area for maximum absorption to take place, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। आप सोच रहे हो कैसे बढ़ाता है भाई, ठीक है ना। तो कैसे बढ़ाता है अभी समझाता हूं मैं, ठीक है ना। एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करोगे। देखो बेसिकली हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन के जो इंटरनल वॉल होते हैं, लाइनिंग होते हैं, वहीं पे तो प्रेजेंट होगा ना सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, कहाँ होना है भाई, इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसे मान लो वॉल है, ठीक है, ऐसे समझ लो ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है ऐसे। तो मैं एक को ही दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
एब्जॉर्प्शन होना है, तो इसके अंदर देख लो ढेर सारा ऐसे फूड मटेरियल है जो कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, यानी ग्लूकोज है, समझ लो ये क्या है, ग्लूकोज है। अब इसका एब्जॉर्प्शन होना है, इसके पास में देखो ऐसे ब्लड कैपिलरीज होगा, तो ये ब्लड कैपिलरीज में जाएगा ना, तो एक एक पॉइंट करके जाएगा इस तरीके से, आ रहा समझ में, इस तरीके से चला जाएगा। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि फिर से वही है, इसके अंदर में फिर से देखो वही ग्लूकोज है भरा पड़ा, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। अब क्या हुआ ना कि इसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए। अब देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वैसे और भी आप बना लो, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एक को दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो ये कुछ एक इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो इसमें अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो देखो इसे अब 3D इमेजिन करो ना, तो चारों तरफ से ही एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये एब्जॉर्प्शन देखो ढेर सारा एब्जॉर्प्शन कर लिया ना इसके अंदर। अब जब ढेर सारा एब्जॉर्प्शन कर लिया अपने अंदर, तो ये एब्जॉर्प्शन करके बस इस पॉइंट को दे रहा है, फिर ये एब्जॉर्प्शन करके इस पॉइंट को दे रहा है, तो एक पॉइंट पे जहां एक मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब उसी पॉइंट पे 10-20 मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसकी वजह से? माइक्रोविलाई की वजह से। तो माइक्रोविलाई ने क्या किया? सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, यानी एब्जॉर्प्शन करने वाले सरफेस एरिया को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना इसी में, it is found in stomach, comma, a small intestine, comma, epiglottis। epiglottis समझते हो ना, ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होता है, उसी को epiglottis बोलते हैं बेसिकली। आगे लिख लोगे डक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्लैंड। क्लियर है ना, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के बेसिकली कवरिंग में। तो इसको ऐसे कर लो ना, कवरिंग ऑफ, कवरिंग ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। तो कवरिंग ऑफ एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट है, साथ साथ डिफरेंट ग्लैंड्स के डक्ट में भी पाए जाते हैं ये तुम्हारे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करो, फंक्शन लिख लो। जगह तो है नहीं नीचे, इतने में लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। किसका फंक्शन भाई? तो इसी कॉलमनर एपिथेलियम का। तो सिंपल सा लिख लो, फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, इट हेल्प्स इन absorption of nutrients in a small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में खास करके ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है ना, यानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलेइंग टिश्यू। इसके नीचे जो भी टिश्यू है उसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इसे क्या करो, स्टार मार्क करके लिख लो। ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। देखो म्यूकस का जो प्रोडक्शन है ना, ये करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दैट इज गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल इज नथिंग बट ए मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है ना। इट आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस विच प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। ये फूड को ल्यूब्रिकेट करता है और साथ ही साथ तुम्हारे HCl के भी एक्शन से बचाता है। इसमें आप चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो यहीं पे, म्यूकस जो है ना, म्यूकस के बारे में लिख लोगे, सिक्रीटेड बाई, सिक्रीटेड
by goblet cells which are actually modified क्या columnar epithelium, modified columnar epithelial tissue। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हमारा कॉलुमनर भी खत्म हो गया। अब समझो, अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ कुछ कॉलुमनर और कुछ कुछ क्यूबॉइडल में ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे देखो ना, कॉलुमनर में मॉडिफिकेशन करके गॉबलेट सेल्स बन गए, वैसे ही समझना अभी इसी का मॉडिफिकेशंस देखेंगे और वही होगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्लियर है? इसमें बेसिकली दो पढ़ने थे नाम है, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। ठीक है, वहां पे कुछ स्पेशल वाले भी होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना? तो समझने की कोशिश करोगे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पहले ये समझो। हम लोग बेसिकली कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल में ही हैं, कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल में ही है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो गया। यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशंस वाला नहीं देखा, सिंपल सिंपल देख लिया। अब मॉडिफाइड वर्जन देखेंगे उसी का, यानी उसमें कुछ चेंजेस आए हैं और उस चेंजेस की वजह से उसका क्या है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। क्लियर है ना? तो इसी चीज को देखेंगे, यानी अब इसे इरेज करता हूँ और देखता हूँ क्या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है ना? या चलो जगह है अभी तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, हेडिंग बना के लिख लोगे एपिथेलियल टिश्यू, या चलो ऐसे लिख लो सीधा सीधा। तीसरा नंबर था ना हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पे। ठीक है, तो फंक्शन के आधार पे देखो बेसिकली दो पढ़ने हैं हमें। सबसे पहला क्या पढ़ना है हमें, सिलिएटेड पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है हमें, तो दूसरा ग्लैंडुलर पढ़ना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में इतना ही है। देखो कुछ और भी होते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ सेंसरी भी होते हैं, कुछ जर्मिनल भी होते हैं, उसे मैं बीच में बतला दूंगा। ठीक है, उसे मैं नोट करके लिखवा दूंगा आपको साइड से। ठीक है, चलो तो अब क्या करो, अब फाइनली इसे इरेज करता हूं, आपने लिख लिया होगा ना, और इसके बाद शुरू करेंगे हम सिलिएटेड से। तो हेडिंग डालोगे यहाँ पे, सबसे पहला है ना ए और बी कर लोगे इसे, एक्चुअली 1 2 मत करोगे। तो ए लिख लोगे सिलिएटेड, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना? इसमें लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, दीज आर कॉलुमनर सेल्स, एक्चुअली मॉडिफाइड कॉलुमनर, समझ रहे हो ना? यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है कॉलुमनर सेल्स मींस बेसिकली मॉडिफाइड होंगे। दीज आर कॉलुमनर सेल्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ cilia on their free surface, on their free surface। फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो माइक्रोविलाई अभी आपने समझा ना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। अब सीलिया क्या है वो भी समझ लेना आप। सीलिया भी ना हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, माइक्रोविलाई थोड़ा एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, ऐसे समझ लो आप। अब ये क्या करता है ना, तो सीलिया क्या है ना कि मूवमेंट करता है एक डायरेक्शन में, और मूवमेंट करके ना ये चीजों को भी मूव करने में हेल्प करता है। वैसे तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में भी सीलिया एज ए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यूज होते हैं। ठीक है ना? सीलिया आपने शायद सेल में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना? सीलिया तुम्हारा जैसे पढ़े होगा ना पैरामीशियम, ठीक है, तो उसमें भी आया होगा सीलिया। वहां पे भी वो क्या कर रहा था, तो एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन काम कर रहा था, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था उसे। सो यहाँ पे बेसिकली हम अपने सेल की बात कर रहे हैं। तो देखो ये कहाँ पाए जाएंगे वो लिख लो, फिर मैं इसे समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना? तो लिख लेना, फाउंड इन reproductive tract of male and female, comma ऐसे में लिख लो, also found in respiratory tract। देखो इसे समझना इंपॉर्टेंट भी है, देखो ध्यान से। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट
समझ रहे हो ना? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 8 क्लास में सही तरीके से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई नहीं, 10th में पढ़ोगे, क्लियर है ना? तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि जैसे तुम्हारे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे जो स्पर्म बनते हैं ना वो स्पर्म मोटाइल नहीं होता है, ठीक है? वो स्पर्म को भी मैच्योर होना है और मैच्योर होने के बाद वो मोटाइल बनेगा। आपने सिंपल सिंपल पढ़ रखा होगा ना कि स्पर्म्स आर मोटाइल, ओवम आर नॉन मोटाइल, ऐसे करके पढ़ रखा होगा, लेकिन स्पर्म्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो उस समय वो मोटाइल भी नहीं होता है, उसे चलने के लिए भी सीलिया का हेल्प लेना पड़ता है, देख लो, क्लियर है ना? तो वहाँ पे जो डक्ट्स से, वहाँ पे बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, जैसे वो तुम्हारे वॉसा डिफरेंस, वॉसा इफरेंस, एपिडिडाइमिस, है ना? तो इन सब चीजों से जब वो जाता है तो कुछ हद तक जाते जाते समय वो सीलिया की मदद से आगे बढ़ता है। फिर वो धीरे-धीरे उसमें बहुत सारे सिक्रीशंस मिक्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिक्स होते हैं, क्लियर है? अंदर में कुछ सेल्स होते हैं, जैसे सर्टोली सेल्स होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है जानने का। तो वो सब उसका नरिशमेंट करता है और फिर वो जो स्पर्म होता है वो मैच्योर होता चला जाता है, वो एक तरह से जवान होता चला जाता है ना? और फिर वो अब उसमें आती है ये मूवमेंट, है ना? मोबिलिटी आती है। तो अब ये मोटाइल बन जाता है, तो अब वो मूव कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो मूव नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? सीलिया की मदद से जा रहा था। कैसे जा रहा था वो भी समझो। जैसे देखो एक डक्ट है, अब इसके अंदर मान लो ये सब स्पर्म्स हैं। अब इसमें क्या है? सीलिया होते हैं, तो सीलिया कैसे होता है समझना। इस तरीके से मान लो, ऐसे ऊपर से ढेर सारा, नीचे से भी ऐसे समझ लो, यानी ये चारों तरफ से होगा ना, तो ऐसे सीलिया है प्रेजेंट, और अंदर में कौन है? स्पर्म है। स्पर्म को चलो मैं क्या करता हूँ ना, इस ऐसे रेड शेप से दिखा देता हूँ, है ना? ये सब स्पर्म है, लेकिन ये मोटाइल नहीं है, ठीक है ना? आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद। चलो कोई नहीं, इसे क्या करता हूँ ना, बड़ा करके बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये ऐसे डक्ट है, ठीक है? इसमें देखो इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट है। आ रहा है ना समझ में अब तो? ठीक है। अब इसी में क्या है? इसी में देखो कुछ-कुछ स्पर्म ऐसे देखो है, ठीक है? ये सभी स्पर्म्स हैं, ऐसे सिंपल सा समझो। लेकिन ये मोटाइल नहीं है। अब सीलिया क्या होगा ना, एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है? ऐसे मान लो सारे के सारे सीलिया मूव कर रहे हैं, तो स्पर्म को भी नहीं पुश कर देगा आगे की ओर क्या? सो ऐसे ही करके पुश करता है। इसी तरीके से हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है, ध्यान से समझो। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, यहाँ देखो मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो यूट्रस, ये साइड में होते हैं ना फैलोपियन ट्यूब, और साइड में 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना? 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। देखो ओवरी से एग निकला, एग निकल के यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आया, फैलोपियन ट्यूब में और इधर वेजाइना के थ्रू स्पर्म आया, और यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। अब क्या इस जाइगोट का पूरा पूरी मैचुरेशन नहीं होगा? बेबी यहीं बनेगा क्या? फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे जगह है क्या? फट नहीं जाएगा क्या? समझ रहे हो? बेबी तो इधर बनता है ना, यूट्रस में ना। तो इसे यहाँ से यहाँ तक लाएगा कौन? सीलिया। देखो कैसे, यहाँ पे भी इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट है, आ रहा है समझ में? ऐसे सीलिया प्रेजेंट है। अब ये जब सीलिया मूव करेगा तो इसे क्या करेगा? पुश करते करते धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा देगा और इधर की ओर ले आएगा, और अंदर आते ही यहाँ पे ब्लड वेसल्स यहाँ पे पूरे भरे पड़े होते हैं। रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा आपको, तो यहाँ पे भरे पड़े, वैसे आपको नहीं पढ़ाऊंगा, 10th वालों को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे भरे पड़े होते हैं, यहाँ पे आके चिपक जाता है। दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, आपने 8 में पढ़ा होगा। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? फाइनली उस बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है ना? जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फीटस, फिर बेबी, और फिर डिलीवरी। समझ में आया ना ये? तो इस तरीके से वो बच्चा, मतलब वो इंसान इस दुनिया में कदम रखता है, ठीक है? फिर वो इंसान शैतान बन जाता है तुम्हारी तरह। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ गया ना? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी क्या करता है? ये जर्म्स वगैरह को ना रिमूव करने में हेल्प करता है। तो भी पार्टिकल्स वगैरह चल गया ना गलती से, उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। मूवमेंट करेगा ना, तो चीजों को साथ में ये लेके चला जाएगा, ठीक है? सो यही था बेसिकली यहाँ पे समझाना आपको। तो क्या करो, इसे फंक्शन करके लिख लो, है ना? पहला फंक्शन लिख लेना, लिखो ऐसे लिख लो, हेल्प इन रिमूवल ऑफ म्यूकस along with germs, या कुछ बेस्ट प्रोडक्ट्स लिख सकते हो तुम, ठीक है ना? along with germs या बेस्ट प्रोडक्ट्स। germs कॉमा करके लिख लो, लिख ही लो इसको भी। डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नहीं,
दूसरा क्या लिख लोगे, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को मूवमेंट करवाता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। इन फैलोपियन ट्यूब it helps in movement of zygote for its implantation। इम्प्लांटेशन समझते हो ना, जो अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो का टू द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो ये चीज समझ गया। यहाँ पे एम्ब्रियो भी चलेगा, टू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी लिख सकते हो तुम, बेसिकली एम्ब्रियो ही होता है वो, जाइगोट से फिर तुरंत डिवाइड करके ना वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। फॉर इट्स इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। देखो इसमें एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। स्मोकिंग समझते हो ना, स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स नहीं है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग समझते हो ना, सिगरेट पीना, भाई पीते तो हो गया आप लोग, है ना, कुछ कुछ। चलो पीना नहीं चाहिए वैसे, गंदी बात है। जो भी पीते हो उसके बारे में बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से, हाँ मैं क्या बता रहा था, स्मोकिंग के बारे में बता रहा था। देखो स्मोकिंग इंजूरियस होता है, स्मोकिंग से बेसिकली ना जो हमारे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है ना, यही डैमेज होते हैं, क्लियर है ना। तो फिर वेस्ट वगैरह का, जर्म्स वगैरह का रिमूवल भी सही तरीके से हो नहीं पाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप चाहो तो एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, स्मोकिंग causes damage to the ciliated epithelial, एपिथेलियम लिख देता हूँ सीधा सा, सिलिएटेड एपिथेलियम को ही डैमेज करता है स्मोकिंग। अब इसी में देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी में समझ लेना, उसे नोट बना के लिख लोगे आप, ठीक है ना। मैं इसे इरेज करता हूँ थोड़ा सा, और वहीं पे नोट बना के लिख लोगे आप। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ रहे थे। सिलिएटेड एपिथेलियम किसका किसका टाइप था, तो तुम्हारा क्यूबोइडल का था, सॉरी कॉलुमनर का था, क्लियर है ना। कॉलुमनर में ही तो आ रहे थे ना सिलिएटेड। तो कुछ कुछ कॉलुमनर सेल्स ना स्पेशलाइज्ड होके, कुछ कुछ कॉलुमनर सेल्स स्पेशलाइज्ड होके तुम्हारे सेंसरी फंक्शंस करते हैं, यानी दे फंक्शन है सेंसरी रिसेप्शन, और दीज आर नोन एज सेंसरी एपिथेलियम। तो इसे क्या करो ना, नोट बना के लिख लोगे कहीं अलग से, लिख लोगे यहाँ पे इस तरीके से, सम ऑफ द कॉलुमनर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेंसरी रिसेप्शन। देखो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली प्रेजेंट हमारे बॉडी में, अलग अलग तरह के, थर्मो रिसेप्टर, ओल्फैक्टो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ोगे बेसिकली, अभी नहीं पढ़ना है। नर्वस सिस्टम पढ़ना है हमें 10th में, तो वेट कर लो अभी, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन समझोगे सेंसरी रिसेप्शंस नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम, तो इन्हें हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। दीज आर फाउंड इन, इसी में लिख लोगे, दे आर फाउंड इन, ये सब देखो नोज में प्रेजेंट होते हैं, ईयर में प्रेजेंट होते हैं, टंग में जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, टंग बर्ड्स नहीं लिखो, टेस्ट बर्ड्स लिख लो, नहीं टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब जगहों पे तुम्हारे ये सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, विच इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ, या ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कॉलुमनर सेल्स। कॉलुमनर सेल्स में ही तुम्हारे सिलिएटेड वाले भी आते हैं, और कॉलुमनर सेल्स के मॉडिफिकेशन में ही तुम्हारे सेंसरी वाले भी आते हैं। तो ये एक स्पेशल पॉइंट था, जैसे मैंने टाइप में नहीं लिखाया था, तो इसे भी समझ लो, ठीक है। चलो आगे देखना यहाँ पे, इसके बाद देखना आप, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, हम नया देखेंगे, यानी कि अब देखेंगे हम दूसरा, जो हमारा क्या है, ग्लैंडुलर नहीं। और यहाँ पे मैं ग्लैंड्स वही बताऊंगा, पीछे मैंने एक्सोक्राइन बताया, आया था ना पीछे, तो एक्सोक्राइन मैंने वहां पे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने बोला था आगे बताऊंगा। सो देखो अब मुझे याद आ गया, आगे बताना है तो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दोगे यहाँ पे, दूसरा तीसरा जो भी हेडिंग है, ए बी, जो भी तुम लिखते हो ना, मैं तो भूल जाता हूँ ना,
तो सिंपल सा लिख लो यहाँ पे ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। देखो बोर नहीं हो गया? वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई नहीं, 3-4 दिन से वीडियो आया भी तो नहीं था ना, तो सभी का है ना कॉम्बिनेशन हो गया आज। कोई नहीं, पढ़ो, एक दिन में नहीं होता है ना, दूसरी दिन करो, ठीक है। देखो पसीने भी आ रहे हैं, कोई नहीं, पढ़ना है हम लोगों को। चलो तो लिख लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल सा लिख लोगे, दीज आर modified cuboidal epithelium, ठीक है ना। these are modified cuboidal epithelium which forms the multicellular glands। क्लियर है ना। अब देखो ग्लैंड समझाना है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा इसका काम क्या हो जाएगा? सिक्रीशन काम हो जाएगा बेसिकली, फंक्शन, ठीक है। तो चलो फंक्शन ही लिख लो, पहले फंक्शन लिख लो, फिर मैं ग्लैंड्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसे भी रहने देना, मैंने देखो अंडरलाइन कर दिया ऐसे। सो यहाँ पे लिख लो फंक्शंस, फंक्शंस में लिख लो इट सिक्रीट्स, या दे लिख लो ऐसे, दे सिक्रीट a number of substances like sweat from sweat gland, sebum from sebaceous gland, milk from mammary gland, tear from tear gland, है ना। और सीधा सा लिख लो hormones from endocrine gland। क्लियर है ना। इसमें भी देखो एक नोट बना लोगे, लिख लोगे द जर्मिनल एपिथेलियम, दिख रहा है क्या? हाँ चलो, द जर्मिनल एपिथेलियम which forms the covering of क्या है तुम्हारा, ओवरी एंड seminiferous tubules are also modified, क्या है तो नहीं ग्लैंडुलर नहीं, ये क्या था क्यूबॉइडल, तो ये भी मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बारे में समझ लो। देखो जर्मिनल सेल्स समझते हो ना, जहाँ पे जर्म सेल का फॉर्मेशन होते हैं, जो उसमें हेल्प करे, जैसे बेसिकली ओवरी और टेस्टिस की बात होती है, और तो टेस्टिस में भी जो तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, वहीं पे तुम्हारे स्पर्म्स बनते हैं, तो उसके जो कवरिंग होती है, उन सेल की, वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, वो बेसिकली तुम्हारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है, एंड दैट इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर है ना। ये रिप्रोडक्शन टॉपिक से रिलेटेड है बेसिकली। चलो अब देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ, बस ग्लैंड समझाना है थोड़ा सा। तो इसे मैं, देखो बेसिकली हमने इतना ही पढ़ना था, ग्लैंड्स तो मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इतना समझ गए, मैं इसे इरेज करके और ग्लैंड समझा देता हूँ आपको, बस एक लास्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा एपिथेलियल टिश्यू ओवरऑल खत्म हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ एक ही वीडियो में खत्म हो गया सारे। देखोगे ध्यान से, हम देखने वाले हैं ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स ना बेसिकली सेल हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं, ऑर्गन हो सकता है, जो कि कुछ केमिकल रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा एक्चुअली, है ना। सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, इजेशन में मैंने डिफरेंस भी समझाया आपको। सो ग्लैंड्स आर बेसिकली a cell, tissue or organ that secretes certain type of chemicals which are to be used in our body।
ठीक है, चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, एक्स्ट्रा ये सब है, ठीक है ना। सो लिख लो इसे, ग्लैंड्स आर a cell, comma, tissue or organ which secretes certain chemicals to be used in our body. क्लियर है ना, टू बी यूज्ड इन आवर बॉडी। अब देखो ये ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है, उसके आधार पे इसके टाइप्स हो जाते हैं। सो बेसिकली आप देखते हैं, हम टाइप्स देखते हैं ना। तो टाइप्स में देखो हमारे पास तीन है। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरा होता है हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा इसे, ठीक है, बस समझने के लिए है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखो क्या क्या आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले ना हॉर्मोन्स निकालते हैं मेरे भाई। ये क्या निकालेगा, हॉर्मोन्स। और एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे क्या है, तो एग्जाम्पल्स ऐसे देखो, पिट्यूटरी लिख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर है ना, एड्रेनल ग्लैंड, स्लेबरी नहीं सॉरी, थायराइड ग्लैंड, स्लेबरी क्यों लिख रहा था मैं, थायराइड ग्लैंड, ईटीसी लगा दो, दिख रहा है ना उधर साइड में, चलो सही है। नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ना बेसिकली एंजाइम्स रिलीज करने वाले होते हैं। अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल लिख लो, इसमें तुम लिख लो स्लैब। अच्छा हाँ, ये एंजाइम के साथ साथ और भी चीज निकालते हैं, म्यूकस निकालते हैं, लुब्रिकेंट्स निकालते हैं, कुछ बेस्ड प्रोडक्ट भी निकालते हैं, है ना। तो ये सब बेसिकली निकालते हैं, लेकिन बेसिकली एंजाइम ही निकालते हैं। जैसे देखो स्लेबरी ग्लैंड्स लिख लो, टीयर ग्लैंड लिख लो, मेमरी ग्लैंड लिख लो, ईटीसी लगाओ। और हेट्रोक्राइन कुछ नहीं है, हेट्रोक्राइन वो है ना जो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों हो। सो इसमें क्या होता है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का होता है, इसमें बोथ होता है ना। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारा पैनक्रियास। इसे हम मिक्सोक्राइन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन भी बोलते हैं। तो इसमें पैनक्रियास है, पैनक्रियास का ना 99% होता है एक्सोक्राइन, हाँ, और 1% होता है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वाला पैनक्रेटिक जूस निकालता है, पैनक्रेटिक जूस मतलब कि जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, जिसमें अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रेटिक अमाइलेज, पैनक्रेटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। और दूसरा क्या है हमारा जो ये एक हार्मोन निकालता है बेसिकली, उसमें भी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जिसमें अल्फा बीटा डेल्टा सेल होते हैं, जिसमें तुम्हारे क्या था भाई, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। तो ये सभी हार्मोन्स निकालते हैं पैनक्रियास से। चलो तो ये था हमारा ग्लैंड्स बेसिकली, ठीक है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में थोड़ा सा आ गया था तो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। चलो इसे देखो आप अच्छे से, इसे नोट कर लो, ठीक है। और मैं साइड हो जाता हूँ अभी थोड़ी देर में। और देखो हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई नहीं, अगर आपने यहाँ तक देखा है दैट मीन्स आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, ठीक है। तो जब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जाओगे, ठीक है ना। आप लाइक करते हो, मैं मोटिवेट होता हूँ एक्चुअली, ठीक है ना। इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी, ताकि मैं मतलब कि और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, ठीक है ना। एक अच्छा टीचर और भी अच्छा तभी बनता है ना जब उसे बच्चे का अप्रिसिएशन मिलता है, ये इस बात को आप समझो, ठीक है। और वैसे भी मैंने अगर पढ़ाना सीखा है ना तो आप सभी से ही तो सीखा है, धीरे धीरे करके, ठीक है ना। कोई भी शुरुआत में ही वेस्ट नहीं होता है। मैं तो अभी बस लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ एक तरीके से, ठीक है, ऑफ बिकमिंग एन मतलब गुड टीचर, ठीक है। गुड बेटर वेस्ट ऐसे ही बढ़ते हैं ना हम लोग। पहले होते हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे ही तो चलता है। वैसे एक खुशखबरी थी आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो मतलब अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सुनते चलो, ठीक है। एक्चुअली नाउ आई एम ऑल्सो ए वेरीफाइड एडुकेटर ऑन अनअकैडमी, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी पे भी सर्च कर सकते हो। अभी वहाँ पे मैंने क्लासेस शुरू नहीं करे हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे कुछ प्रोसेस है, कुछ वेरिफिकेशंस प्रोसेस है, केवाईसी वगैरह,
वो सब जैसे ही होता है तो फिर वहाँ पे भी मैं कुछ क्लासेस शुरू करूँगा। तो अगर मैं वहाँ पे कुछ शुरू करूँगा तो आप सभी को उसका नोटिफ़िकेशंस मैं बतला दूँगा कि क्या वहाँ करने जा रहा हूँ, क्या यहाँ करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? और आपको ये नहीं सोचना है कि सर अनअकैडमी पे चले जाएँगे तो हमें कौन पढ़ाएगा? नहीं, दिस इज़ द बेसिक प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पे मैं आपको मैंने जो प्रॉमिस किया है ना, वो आपको मिलेगा, ठीक है? आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइम से कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। यानी इसमें कोई भी कटौती नहीं होगा, ठीक है ना? ये मेरे तरफ से समझ लो एक प्रॉमिस है, सिंपल सा, ठीक है ना? इतना तो ट्रस्ट अब हो ही गया होगा ना मेरे ऊपर। हाँ, देखो कुछ दिन वीडियो नहीं आया इधर, तो आप मेबी कुछ मतलब ऐसे हो सके ना चिंतित हो जाओ कि सर मतलब कैसे ऐसे कैसे चलेगा? टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है। एक्चुअली कुछ काम में फँस जाता हूँ कभी, ठीक है ना? ये तो देखो अभी देखो लाइट-वाइट थोड़ा सही लग रहा है ना? इसमें भी थोड़ा बहुत काम चल रहा था, ठीक है? तो कोई नहीं, होते रहेगा, वीडियो भी आते रहेगा, देर-सवेर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, टेलीग्राम जॉइन कर लोगे अगर नहीं किया है तो, ठीक है ना? और कुछ बातें नहीं करनी है आपसे, ठीक है? ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है, इसे नोट करो और ख़त्म करो, ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर, सी यू, ठीक है ना?